सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम ज्योग्राफी का अगला लेक्चर करने वाले हैं दैट इज़ कॉन्टिनेंट एंड ओशंस। उससे पहले जो आप लोगों का डाउट था वो मैं कैटर कर देता हूँ। जैसे कि आदित्य जी का डाउट आया था एंड दैट इज़ कि प्लीज़ एक्सप्लेन डी फोकस अर्थक्वेक एंड शैलो फोकस अर्थक्वेक। तो यहाँ पर दो केसेस मैं लेता हूँ, एक यहाँ पर फोकस या हाइपोसेंटर बनाता हूँ और दूसरा केस यहाँ पर बनाता हूँ फोकस या हाइपोसेंटर। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ये ज़्यादा डीप है, ये कम डीप है। जो कम डीप होता है उसी को शैलो बोलते हैं, शैलो फोकस। अब मुझे बताओ कि वेव्स जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं चारों डायरेक्शन में चलती हैं। सबसे पहले जहाँ पर अर्थ सरफेस को मीट करती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जल्दी रिकॉल करो, एपीसेंटर। तो यहाँ पर सोचो, यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो एनर्जी डिसिपेट हो चुकी होगी। यहाँ पर बहुत ही हाई इंटेंसिटी की एनर्जी, क्योंकि बहुत नज़दीक है तो एनर्जी उतनी डिसिपेट नहीं हुई होगी, यानी कि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा शैलो फोकस अर्थक्वेक के केस में एज़ कम्पेयर टू डी फोकस अर्थक्वेक। ठीक है, एंड बाकी सभी लोग स्कोर लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं देखता हूँ आप सभी के स्कोर, ठीक है, सभी लोग ऑलमोस्ट लिखते हैं एंड अलग अलग सब्जेक्ट ही, ठीक है, सभी लोगों ने बोला था कल के लेक्चर में। एंड कुछ लोग अभी भी हैं कि बोलते हैं कि आपकी आवाज़ कैसी हो गई। तो सर आप सेटिंग में क्लिक करिए, ठीक है, जो AI डब्ड वॉइस अगर आती है तो अगर आपका वो ऑटोमेटिक में कभी AI डब्ड वॉइस ही ले लेता है, तो उसको चेंज करके ओरिजिनल कर लिया करो। वो AI डबिंग इसलिए वो फीचर ऑन कर रखा है क्योंकि जो साउथ इंडिया, केरला, तमिलनाडु या फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है इसलिए। ठीक है, तो वो इंग्लिश में अपना देख लेते हैं चेंज करके। स्टार्ट करते हैं कॉन्टेंट एंड ओशन। ये हिंदी मीडियम में है। आज टाइट्स भी पढ़ेंगे हम लोग, तो थोड़ा सकता है लंबा हो जाए लेक्चर, लेकिन कोई बात नहीं, कल 20 मिनट का ही हुआ था ना। तो महाद्वीप और महासागर ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हिंदी में। आप अलग दूसरी डिवाइस में इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। बहुत लोग प्रिंटेबल PDF को लेके बोल रहे थे, वो मैं नहीं होगा तो अंत में दे दूंगा जब हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेंट, ओशन, वॉल्केनिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक, सब कुछ आज के लेक्चर में देखने वाले तसल्ली से। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट मतलब इतना भी तसल्ली से नहीं, बिकॉज पता है कि हम लोग ये रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना भी डेप्थ में नहीं जाने वाले हम लोग। तो कॉन्टिनेंट पे सबसे पहले आते हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर करके एक हुए जोग्राफर, उन्होंने सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, इट वॉज अब्राहम ऑर्थेलियस। इट वॉज अब्राहम ऑर्थेलियस, ठीक है, जिन्होंने ये पॉसिबिलिटी जताई थी कि जितने भी सारे कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ये सब एक हुआ करते होंगे। बट इट वॉज अल्फ्रेड वेगनर हु इन 1912 प्रपोज्ड अ थ्योरी नोन एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। विच थ्योरी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उनके हिसाब से सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे। जब उनसे पूछा गया कि इसका एविडेंस क्या है, तो क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि जितने भी सारे हमारे लैंड मास है, पूरा लैंड मास एक साथ था जिसको ही नेम्ड एज पैंजिया, और पूरा पानी एक साथ था जिसको ही नेम्ड एज पैंथालासा। फिर उन्होंने बोला कि ये इसका जो है ब्रेकिंग शुरू हुआ और इनका ड्रिफ्टिंग इधर उधर डायरेक्शंस में शुरू हुआ। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले पूछा गया तुम ये बोल कैसे सकते हो, एविडेंस क्या है? तो उन्होंने बोला कि जिग्सॉफिट है, फॉसिल डिपॉजिट है और प्लेसर डिपॉजिट है। ठीक है, तो इनके अनुसार ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये पैंजिया रहा था पूरा लैंड मास, देन ये धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ, दो पार्ट में टूटा, लॉरेशिया ऊपर वाला, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। इंडिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब गोंडवाना लैंड के ही पार्ट हुआ करते थे। देन धीरे धीरे आज ये 100 मिलियन साल की पिक्चर है और ये आज की पिक्चर है। ये पिक्चर किसने ली? तो ये यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ लिख लेना, सौजन्य से, परमार से। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये इन्होंने एविडेंस दी है कि किस तरह से जिग्सॉ फिट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे भी ध्यान से अगर देखेंगे तो अगर आप इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो एकदम फिट हो जाएगा, इसको यहाँ पर लेके जाएंगे तो एकदम फिट हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर आपको दिखाया गया किस तरह से आपस में इनकी जो कोस्ट्स हैं, जो ये आप किनारे देख सकते हो, फिट हो रहे हैं। प्लस साथ ही साथ जो यहाँ फॉसिल के जीवाश्म के डिपॉजिट मिल रहे हैं वही यहाँ मिल रहे हैं, तो मतलब ये है कि जोड़े रहे होंगे। गोल्ड के डिपॉजिट जो यहाँ, वही गोल्ड के डिपॉजिट को ही प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, प्लेसर। तो फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म में जो पेड़ पौधे जीव जंतु ये सब मर जाते हैं तो फॉसिल बन जाते हैं। फॉसिल की स्टडी को क्या बोलते हैं? फॉसिल की स्टडी को बोलते हैं पिलियंटोलॉजी, पिलियंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक, क्लियर इतनी चीज़? तो ये एविडेंस दी। फिर इनसे पूछा गया ये चले क्यों, क्या भाई क्या पहिए लगे नीचे? तो इन्होंने बोला पहिए वही तो नहीं है, लेकिन हाँ जिस वजह से टाइड आती है, किस वजह से टाइड आती है भी पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो इन्होंने बोला कि जिस वजह से टाइड आती है और पोलर फ्लिंग फोर्स है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें पोल की तरफ भागना चाह रही हैं। ठीक है, तो फिर मतलब ये सबको समझ में आया, नहीं नहीं ये तो रॉन्ग नंबर है, यानी कि ये एक्चुअल रीज़न नहीं हो सकता है। टाइडल फोर्स भाई इतना स्ट्रॉन्ग भाई टाइड से पानी खींच सकता है, लेकिन ये जो लैंड मास है वो नहीं खींच सकते हैं। एंड दिस थ्योरी वॉज प्रूव्ड टू बी रॉन्ग। मतलब ये वेगनर जी का कहना था, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये रीज़न नहीं निकला जब बाद में पता चला। बाद में तो फिर हमारे आए आर्थर होम्स। आर्थर होम्स जी ने बताया कि जो हमारा मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर मतलब एस्थेनोस्फीयर। अब ये मत पूछना एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में देखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से।
भले तुम इंडियन ज्योग्राफी से फ्रेश स्टार्ट ले सकते हो कि भाई हाँ, अब यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये बीच में मतलब देखोगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो एस्थेनोस्फीयर आपको पता है व्हाट इज इट, तो वो मैग्मा है, वो लावा है, ठीक है, जो अंदर भरा हुआ, उसी के ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट जो है स्लाइड कर रही है। कितनी मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट में मैकेंजी और पार्कर ने डिवाइड किया था, जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी दिया था। कितना हमारा प्लेट तरह की, कितनी तरह की बाउंड्री थी, लिखो अभी कमेंट में, पॉज करके वीडियो को लिख दिया। तो 3 तरह की प्लेट बाउंड्री होती है, कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। इसमें डिस्ट्रक्टिव होती है जहाँ पर सबडक्शन जोन क्रिएट होता है, कंस्ट्रक्टिव नेचर की होती है, और ये नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव होती है। 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट बताई थी इन्होंने, ठीक है। तो प्लेट जो होती हैं वो उसके ऊपर स्लाइड करती हैं एस्टेनोस्फेयर के ऊपर। लिथोस्फेयर कहाँ तक जाता है? 200 किलोमीटर तक। एस्टेनोस्फेयर कहाँ तक जाता है? 400 किलोमीटर तक। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एवरेज थिकनेस क्या है? 5 किलोमीटर। हाँ, 5 किलोमीटर। ओशनिक क्रस्ट की कितनी है? 30 किलोमीटर, ठीक है, ये ध्यान रहेगा ना। तो इन्होंने बोला कि जो मैग्मा भरा हुआ है स्टेनोस्फीयर में, वो उसमें कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? कन्वेक्शन का मतलब संवहन, कोई चीज़ का ऊपर उठना, किसी चीज़ का ऊपर उठना, फिर चलना, फिर नीचे आना, इसी को कन्वेक्शन साइकिल पूरा बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्मा ऊपर इस तरह से चलता है, ऐसे घूमता रहता है, और उसके ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट है, तो ये प्लेट इसी वजह से स्लाइड करती हैं। आर्थर ओम्स की बात सही प्रूव हुई। फिर इनसे पूछा ये एनर्जी आती कहाँ से है, ठीक है। स्लाइड तो कर रही है कन्वेक्शन मैग्मा जो चैम्बर है, तो ये एनर्जी आती कहाँ से? तो एनर्जी दो चीज़ों से आती है। एक तो आता है कि अर्थ की जो प्रीमॉर्डियल हीट है उसके पास, यानी कि जो पहले की हीट पड़ी हुई है वो, और दूसरा जो रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, उसकी वजह से ये एनर्जी उसको मिल रही है। तो 2 कारण हैं इसके, ठीक है, समझिए आप। तो प्रीमॉर्डियल हीट जो पहले से पड़ी हुई हीट है, और रेडियो एक्टिव डीके, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, कन्वेक्शन पूरी थ्योरी। फिर बाद में जब बात सामने आई कि भाई मतलब क्या ये जो, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल थ्योरी, ये सारी चीज़ें ठीक है, तो यार मतलब समुद्र, ये कॉन्टिनेंट में ही पहाड़ प्लेट्यूज हैं, समुद्र के अंदर नहीं है क्या? तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो लोग थोड़ा फ्री हुए और उन्होंने समुद्र के अंदर भी जाना शुरू किया। 1962 की बात है, 1962 की, ठीक है। तो वहाँ पर एक थ्योरी निकल के आई, एक सेकंड रुको, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कहाँ है भैया? हाँ, ये लिखा हुआ। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी निकल के आई वहाँ से। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब है कि समुद्र तल के अंदर भी बहुत भयंकर तरीके से क्या हो रही, स्प्रेडिंग हो रही है। किस चीज़ की स्प्रेडिंग हो रही है? तो बताया भैया हैरी एस ने 1962 में अपनी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से कि जो ये ओशनिक क्रस्ट है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये यहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। किस तरह की प्लेट बाउंड्री? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है दोनों दूर जा रही है। जब दोनों दूर जाएंगी तो नीचे जो मैग्मा भरा है वो बाहर निकलेगा, वो जमेगा। तो जमेगा तो क्या क्रिएट होगा? इस तरह से अड्डी क्रिएट हो जाएगी। अड्डी को बोलते हैं अंग्रेजी में मिड ओशनिक रिज। तो मिड ओशनिक रिज यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। कहाँ पर? समुद्र के बीचों बीच। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो अटलांटिक ओशन है, दिस इज़ यूरोप, दिस इज़ योर अफ्रीका, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिकन, दिस इज़ साउथ अमेरिका। तो बीचों बीच एकदम, इट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज और लॉन्गेस्ट लैंड फॉर्म इन द एंटायर अर्थ। पूरी अर्थ में सबसे लॉन्गेस्ट अगर कोई लैंड फॉर्म है तो यही है। पूरी अटलांटिक ओशन में ये बीच में एकदम मौजूद है, ठीक है। इसको मिड अटलांटिक रिज बोलते हैं। कहाँ मिलता है ये रिज? आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में, जो ओशन के बीचों बीच है। तो जब इसकी स्प्रेडिंग होती है, तो जब स्प्रेडिंग होगी तो धीरे धीरे दूर जाता जाएगा। यानी कि अगर आप इस मिड ओशनिक रिज से जितना दूर जाओगे, रॉक की एज उतनी ही इंक्रीज करेगी। जो रॉक की एज यहाँ होगी वो वही रॉक की एज यहाँ होगी। यानी इक्वी डिस्टेंट अगर जाओगे, यहाँ से अगर 1 किलोमीटर गए, यहाँ से 1 किलोमीटर गए, तो जो रॉक यहाँ मिलेगी, जो रॉक यहाँ मिलेगी, उनकी एज ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से मैग्मा निकला होगा तो दोनों तरफ फैला होगा, और फिर इधर इधर नई मैग्मा को स्पेस देने के लिए वो इधर किधर और स्लाइड होता गया होगा। प्लस सिर्फ यही नहीं है, अभी और सुनिए, अभी और क्या है यहाँ पर। अभी और यहाँ पर ध्यान रखना, जितने भी ओशन रिलीफ फीचर होते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, नहीं वहाँ तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जितने भी ओशन रिलीफ फीचर्स होते हैं, जितने भी, उनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन? मेजर, दूसरा माइनर। अब ये जो मेजर होता है ना, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 कौन से होते हैं? ध्यान से सुनना। एक तो होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ऊपर लिखा है। दूसरा होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। तीसरा होता है एबिसल या फिर डीप सी प्लेन, एबिसल या डीप सी प्लेन्स, मैदान। और तीसरा डीप ओशन ट्रेंचेस, गड्ढे जो ओशन में मौजूद हैं वो, ठीक है, डीप ओशन ट्रेंचेस। कहीं कहीं पे ये लोग क्या करते हैं कि शेल्फ स्लोप, राइज और एबिसल प्लेन, इसको ना दिखा के राइज को बता देते हैं मेजर। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में जो है उसको हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो शेल्फ, स्लोप, एबिसल और डीप सी प्लेन, डीप सी ओशन बेस। आई थिंक जो पहले एनसीईआरटी आती थी उसमें शायद राइज को दिखाते थे, लेकिन हमें ये याद करके रखना है, ठीक है। अगर, ठीक है, बस आपको ये याद करना है, 4 ये हैं। माइनर कौन से हैं? तो माइनर हैं, पहले तो ये दिखाते हैं कौन, जो मेजर वाले हैं। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। शेल्फ का मतलब क्या होता है? तो तुम गोवा के बीच में गए हो कि नहीं गए हो? नहीं गए हो, चले जाना सिलेक्शन के बाद। तो समुद्र जो होता है, समुद्र,
ठीक है। तो समुद्र तल जहाँ से एक तरह से शुरू हो रहा है, बस वहीं से आप ये मान लो शेल्फ शुरू हो गई है। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम पैर रखा जैसे ही और लोग घुस गए, लो भैया लो, रोहित तो चले गए, अमन तो चले गए, अब तो दिख ही नहीं रहे, तो घुस गए नहीं। ठीक है, तो ये काफ़ी दूर तक जो है हल्का सा, बहुत हल्का ग्रेडियंट होता है इसका, लगभग 1 डिग्री से कम होता है ग्रेडियंट स्लोप, यानी कि अब चलते चलते ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, उतना गहरा एकदम से गहराई नहीं आती है। एकदम से जहाँ गहराई आती है ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, ढलान, ढाल। ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप ढाल होती है, ये 1 डिग्री और लेस इसका स्लोप होता है। यहीं पर तुमको मिलेंगे क्या, पेट्रोलियम, मतलब क्यों भाई, नदियाँ वदियाँ आ रही सब यहीं पर इकट्ठा कर रही हैं, फॉजिल वाजिल सब यहीं नहीं इकट्ठा कर रही हैं, दब दब के धीरे 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 वही तेल और ये सब बन जाता है। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जैसे कि अगर आप आओ यहाँ पर मुंबई हाई है तो कहाँ है, डीप, यहीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ का तो पार्ट है वो। ठीक है, सबसे वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ साइबेरिया की है, और सबसे जो छोटी है, सबसे पतली जो है, वो साउथ अमेरिका का जो कोस्ट है ना, वेस्ट कोस्ट है, चिली वाला बॉर्डर, चिली अर्जेंटीना वाला जो बॉर्डर है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सबसे पतली और सबसे चौड़ी साइबेरिया की शेल्फ है। ठीक, शेल्फ समझ गया, स्लोप समझ गया, ये मैदान है डीप सी प्लेन, और जहाँ गड्ढे होंगे वो डीप ट्रेंचेस होंगे। ठीक है, तो चार मेजर रिलीफ फीचर हो गए। अब आते हैं माइनर पे। तो माइनर होते हैं जैसे समुद्र के पहाड़, सी माउंट बोलते हैं इनको। समुद्र के पहाड़ का अगर जो टॉप है वो उड़ जाए तो फ्लैट हो जाएगा, उसी को ग्योट बोल देते हैं। ठीक है, ग्योट, सी माउंट, ग्योट। और होता है जैसे कि अटोल होता है ये। ठीक है, अटोल, अटोल क्या होता है, तो एक्चुअल में जब कोरल रीफ होता क्या है कि जैसे माउंटेन है, या माउंटेन है या बिसल हिल है, तो इसके अराउंड इस तरह से कोरल डिपॉजिट हो जाएगा। कोरल डिपॉजिट होने के बाद तो पता चला पहाड़ ग्योट बना, ग्योट के बाद उड़ गया तो फिर कोरल कोरल बचेगा, सेंट्रल डिप्रेशन यहाँ गड्ढा हो जाएगा, तो ये कोरल रीफ हो गया, और यहाँ बीच में गड्ढा हो गया, उसको अटोल बोल देते हैं। और जो मिड ओशनिक रिज बताई थी वो भी आपकी माइनर ओशन रिलीफ फीचर में ही आएगी। ठीक, बात अगर कोरल्स की छिड़ी गई है तो आज छेड़ ही देते हैं, मतलब कोरल्स को। तो कोरल की बात अगर करें तो ये सी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, रेन फॉरेस्ट ऑफ सी के नाम से जाने जाते हैं। वैसे तो ये एनवायरनमेंट में भी हम करेंगे, तो वहीं कर लें क्या, नहीं कर लें क्या, चलो कर ही लेते हैं। तो फेवरेबल कंडीशंस की अगर बात करें तो क्या होता है, तो भैया इनको फ्रेश वाटर नहीं चाहिए, तो इसी वजह से तुम कोस्ट वोस्ट में नहीं पाओगे जहाँ पे नदी आके सीधा नदी आके घुस रही ना, सीधा जहाँ नदी आ रही, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर नदियाँ आ रही, यहाँ पर आपको पता है कौन सी नदी आ रही, नहीं बताओ तुम, ये जमुना नहीं आ रही, यहाँ पर गंगा है जिसको पद्मा के नाम से जानते हैं, फिर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से, फिर दोनों मेघना, तो यहाँ मिलेगा तुमको, नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेश वाटर है ना वहाँ पर, तो उसको सलाइन वाटर चाहिए, इट कैन नॉट सर्वाइव इन फ्रेश वाटर। सनलाइट प्रॉपर चाहिए, क्यों, क्योंकि इसको क्योंकि जो कोरल होते हैं ना, कोरल दे एग्जिस्ट इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक मतलब दो लोग मिल गए हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो कोरल जो है, कोरल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर, मिनरल, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं किसको, जूजैंथले एल्गे को, और ये खाना प्रोवाइड करते हैं। एल्गे क्या करते हैं, एल्गे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो प्रॉपर सनलाइट चाहिए। सनलाइट अगर मडी वाटर होगा, क्लियर वाटर होगा तो आएगी, अगर मडी वाटर होगा तो नहीं आ पाएगी, तो फिर क्लियर वाटर चाहिए। टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, या फिर आप मान लो कि 25 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। अगर बैरियर रीफ की बात करें तो द ग्रेट बैरियर रीफ काफ़ी फेमस है, ऑस्ट्रेलिया की है, यहाँ पर मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया की इस वाले कोस्ट में। ठीक है, तो द ग्रेट बैरियर रीफ है, लॉन्गेस्ट बैरियर रीफ है। डिफरेंट तरह के रीफ्स होते हैं, कोरल रीफ्स होते हैं, जिसमें कि एक बैरियर रीफ्स होता है। टाइप्स ऑफ जो कोरल रीफ्स हैं वो हम एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो ये चीज़ क्लियर होगी कि कोरल ओरल क्या होते हैं, कोरल बीचिंग क्या होती है, ये हम एनवायरनमेंट में ही पढ़ेंगे। अभी आप छोड़ दो कोरल बीचिंग को। ठीक है, प्रवाल भित्ति समझने के बाद अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे वोल्केनो के बारे में, समझ लें। लेकिन उससे पहले ओशंस आप देख लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन है। ये कॉन्टिनेंट है, एशिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका देन नॉर्थ, ये मतलब एरिया वाइज है, पॉपुलेशन वाइज। ये रट्टा वाला काम है, खुद रटो इसको बैठ के। ठीक है, अगर नहीं पता आप यहाँ पर ये देखो कि एशिया और अफ्रीका दोनों एरिया वाइज चले लो चाहे पॉपुलेशन वाइज, दोनों में टॉप 2 में है एशिया अफ्रीका। उसके बाद यहाँ नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे यूरोप आ जाता है। ये थोड़ा सा आपको देखने वाली बात है कि भाई नॉर्थ अमेरिका में तो ठीक है कितने लोग, यूरोप में इतने सारे देश हैं यार, इतने सारे देश हैं, तो इतने सारे देश हैं तो इतने सारे लोग भी होंगे, तो यूरोप आएगा। अफ्रीका को कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं, इसलिए जानते हैं बिकॉज यहाँ पर कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं यूरोप में, ध्यान रखना। ठीक है, सॉरी अफ्रीका में, नॉट यूरोप, अफ्रीका में। ठीक है, अभी आते हैं ओशन पे। तो ओशन की अगर बात करें तो 5 हमें मेजर ये ओशंस पढ़ने हैं, और उनको हम पैसा करके याद रखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, पैसिफिक सबसे बड़ा है, देन अटलांटिक, देन इंडियन, देन सदर्न, देन आर्कटिक। जिसमें अटलांटिक वाला सबसे बिजी है। बिजी क्यों है, सबसे बिजी है और सबसे गर्म भी है, ध्यान रखना, सबसे बिजी और सबसे गर्म भी है। ठीक है, सबसे बिजी और सबसे गर्म दोनों है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर अटलांटिक ओशन बिजी क्यों है। फोटो नहीं है क्या, चलो तो कोई बात नहीं।
अटलांटिक ओशन में गाना नहीं गाया होगा तो खींच मेरी फ़ोटो। चलो, तो यहाँ पर पैसे अटलांटिक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, यहाँ पर यूरोप है, अफ्रीका। तो कितना भयंकर ट्रेड फ्लो होता होगा। यहीं पर मिड ओशनिक रिज है और यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बीच में मौजूद है एक ब्राउन एल्गी, भूरा शैवाल, जिसको बोलते हैं सरगैसम। एल्गे की स्टडी को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ। तो ब्राउन एल्गे मौजूद है जिसको सरगैसम के नाम से जानते हैं। तो ब्राउन एल्गे क्योंकि घूमता रहता है, घूमता क्यों रहता है, उसमें ओशन करंट का लेना देना है, ठीक है, जिसका मतलब जायर बनता है वहाँ पर। तो वहाँ पर इकट्ठा हो गया तो इसी वजह से उसको सरगैसो सी बोल देते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज बॉर्डरलेस सी बिकॉज इसका कोई बॉर्डर नहीं होता है। इज दैट क्लियर? पैसिफिक ओशन इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट बट इट इज़ ऑल्सो द डीपेस्ट। मरियाना ट्रेंच, यहाँ पर मरियाना ट्रेंच एक डीपेस्ट पॉइंट है, वहाँ पर चैलेंजर डीप आपको देखने को मिलता है। इंडियन ओशन में अगर बात करेंगे तो जावा ट्रेंच आपको देखने को मिलेगा जो डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है। जावा ट्रेंच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट इन द इंडियन ओशन, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसका जो डेप्थ है चैलेंजर डीप का, मरियाना ट्रेंच का, ये कितना है, लगभग 11 किलोमीटर ये जो है डीप है। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक हमें क्लियर हो गया, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मैग्मा करंट बन रहे होंगे, इस तरह से मैग्मा का जो आर्थर होम्स ने बोला नहीं था कन्वेक्शन करंट, तो वो चीज़ है। अब आते हैं वॉल्केनिज्म पे। वोल्केनो क्या होता है? तो वोल्केनो होता है ज्वालामुखी होते हैं अलग अलग तरह के जो यहाँ लिखे हुए हैं। तो ज्वालामुखी 2 तरह के मेनली होते हैं, मतलब अगर हम उनको उनके लावा के बेसिस पे अगर उनको क्लासीफाई करें। पहली बात तो मैग्मा लावा में कोई डिफरेंस नहीं होता, अंदर है तो मैग्मा, बाहर निकल आया तो लावा। अब होता क्या है कि मैग्मा 2 तरह का हो सकता है, गाढ़ा या पतला, ठीक है, गाढ़ा या पतला। गाढ़े को अंग्रेजी में विस्कस बोलते हैं, पतले को फ्लूइड बोलते हैं। तो शील्ड जो होता है वो फ्लूइड होता है। कैसा होता है? फ्लूइड होता है, यानी लो विस्कोसिटी का। विस्कस का मतलब गाढ़ा, तो ये लो विस्कोसिटी का, यानी कि बहुत पतला लावा है, यानी कि बहुत दूर तक जाता है। जो पतला होगा दूर तक फैलेगा, ठीक है। इससे भी ज़्यादा फ्लूइड होता है फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू नहीं है, इंडिया का जो ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये डेक्कन प्लेट्यू का ये वाला पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ये फ्लड बसाल्ट प्रोविंस से बना हुआ है। बसाल्टिक लावा मैंने बताया शील्ड से भी ज़्यादा क्या होता है, फ्लूइड होता है। तो बहुत भयंकर फैला, और फैलने की वजह से क्या बनी, एक सॉयल बनी, वॉल्केनिक सॉयल बोलते हैं उसको, ब्लैक सॉयल, काली मिट्टी। तभी तुम देखोगे यहाँ पे जो आपकी कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कपास की खेती ब्लैक सॉयल में होती है और यहाँ पर ब्लैक सॉयल बहुत पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये फ्लड वॉल्केनिक इरप्शन। सर यहाँ तो वॉल्केनो है ही नहीं, वॉल्केनो तो अंडमान निकोबार में, हाँ यहाँ पर है। लेकिन जब हमारी ये जो इंडियन प्लेट है जब मूवमेंट कर रही थी नॉर्थवर्ड, तब यहाँ बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि ये जो हिमालयन रीजन है इसके आसपास, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, ठीक है। आज से बहुत 100 मिलियन साल, 150 मिलियन साल पहले की बात है, ठीक है। तो अब यहाँ नहीं है, लेकिन ये जो बना है पार्ट, ये वॉल्केनिक ओरिजिन से ही बना हुआ है, ठीक है। तो समझ में आई, सील वॉल्केनो फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड होता है। अब ध्यान ये रखना कि 2 तरह के लावा होते हैं, एक एसिडिक लावा होता है और एक बेसिक लावा होता है। एसिडिक और बेसिक होता क्या ना कि जो एसिडिक होता है ये विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। बेसिक होता है ये नॉन विस्कस होता है। सर आपको कैसे पता है एसिडिक? तो हमने चख के देखा था, जैसे वोल्केनो निकल रहा था तो ऐसा लिया, थोड़ा सा एकदम हाथ डाला, एकदम निकाल के एकदम चाटा, तो मतलब एसिडिक लगा, थोड़ा खट्टा टाइप, तो ये एसिडिक हो गया। अब कैसे पता कि विस्कस होता है? क्योंकि इसमें हाई सिलिका कंटेंट होता है, ध्यान रखना। कैसा कंटेंट? हाई सिलिका कंटेंट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होगा और इसमें ऑब्वियस सी बात है लो हो जाएगा। तो बस इसमें इतना ध्यान रखना, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है। इसके अलावा और कुछ भी पूछेगा नहीं इसमें अगर जाएगा तो, ठीक है। तो शील्ड समझ में आ गया। गाढ़ा वाला कौन सा होता है? गाढ़ा वाला ये होता है, कॉम्पोजिट वाला, बहुत गाढ़ा होता है ये, ठीक है, यानी कि स्टीप बनेगा, फैलेगा नहीं। सिंडर कोन वोल्केनो होता है और एक कैल्डेरा होता है। कैल्डेरा किस तरह का होता है? कैल्डेरा जो होता है वो खुद में ही ब्लास्ट कर लेता है, उसका जो मैग्मा चैम्बर होता है फटता है, ले धड़ाम से एकदम कोलैप्स कर गया, खत्म सब, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ ये लाइजोसोम का भाई है। देन अगर शील्ड की अगर एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो शील्ड का एग्जाम्पल है हवाई वोल्केनो, ठीक है। हवाई क्या होता है सर? हवाई होता है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पर थोड़ा सा वेस्ट साइड में आओगे तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका का ही एक टेरिटरी है, आइलैंड कंट्री, हवाई बोलते हैं उसको। तो हवाई में जैसे मौना लोआ है, मौना कैया है, ठीक है, मौना लोआ, ठीक है, मौना किया, ये सब क्या है? मौना लोआ, मौना किया, ये सब आपके हवाई वोल्केनो के पार्ट हैं जो कि शील्ड वोल्केनो होते हैं। इज़ दैट क्लियर? ठीक, तो ये वोल्केनो हो गया। वोल्केनो की अगर बात करेंगे तो जब वोल्केनो धधकता है ना, धधकता है तो बहुत कुछ निकलता है। क्या निकलता है? पायरोक्लास्टिक डेब्री निकलता है, सल्फर कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड, ऐश यानी कि निकलेगी राख वाख, सब निकलता है इससे, है ना। पायरोक्लास्टिक डेब्री क्या होता है? तो अंदर से फूट के छोटे बड़े पत्थर जो निकलेंगे उसको पायरोक्लास्टिक डेब्री बोलते हैं। क्लियर? अब ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूँ। अब होता क्या है ना कि ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्रेटर,
ठीक है, जो ये ऊपर हो रखा है, ठीक है। यहीं पे ये वाला जो पार्ट है इसको बोल देते हैं वेंट, जो ओपनिंग है, पूरे जो गड्ढा है इसको वेंट और क्रेटर, और ये जहाँ से निकल रहा एकदम मुँह उसको क्रेटर बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो ये एक कहीं मैग्मा चैम्बर बना होगा नीचे, वहाँ से निकल रहा होगा, ठीक है, निकल रहा होगा। तो आप खुद बताओ, जो हमारी चट्टान बनेगी वो वॉल्केनो से ही बनेगी। वॉल्केनो से जब ये मैग्मा निकलेगा बाहर, मैग्मा बाहर निकलेगा तो लावा कहलाएगा, और थोड़ा जम जाएगा, लो चट्टान बन गई, सॉइल बन गई, सॉरी रॉक बन गई। रॉक से ही बाद में हम देखेंगे सॉइल भी बनती है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर होता क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि ये पाइप पड़ा हुआ है, अल्ले मोटर चलाई और ददक के निकला है पानी की तरह, जैसे तुम घर में मोटर चलाते हो, नहीं ऐसा तो होता नहीं है। बहुत बड़े यहाँ पर क्रैक्स बने होंगे, यहाँ क्रैक्स बना होगा, यहाँ क्रैक बना होगा। तो अलग अलग तरह के अंदर ही पहले ये चट्टानें बन जाती हैं, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म, अलग अलग तरह की जो भू आकृति हैं वो अंदर ही बन जाती हैं। और ऐसी ऐसी आकृतियों को हम बोलते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। और ऐसी जो चट्टान होती है उनको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। जो भी चट्टान मैग्मा के सीधे सॉलिडिफिकेशन से बन जाए, जमने की वजह से बन जाए, वो सबसे प्राइमरी फॉर्म ऑफ रॉक होगी और उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। अगर वो अंदर बन गई तो इंट्रूसिव, और बाहर निकल के बनी तो एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव को ही बोलते हैं क्या? इंट्रूसिव को ही बोलते हैं प्लूटोनिक। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर लैंडफॉर्म जो कुछ बन रहे हैं वो देख लो। तो जैसे बैथोलिथ है, बैथोलिथ क्या है कि जो मैग्मा चैम्बर है वही अगर जम जाए, मैग्मा चैम्बर ही जम जाए, तो ये डोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है बैथोलिथ, ठीक है सर। अगर ये ऊपर निकला, ठीक है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है और ऊपर निकला और ऊपर जाके जम गया, उसको बोलेंगे लैकोलिथ। कनेक्टेड बाई अ कंड्यूट पाइप लाइक स्ट्रक्चर, लैकोलिथ। ठीक, क्लियर हो गया। अगर मान लो इसी तरह से मान लो निकला और कुछ इस तरह से बन गया, कैसे? वेवी मास ऑफ रॉक, इस तरह का अगर बन गया ना, इस तरह का वेवी मास ऑफ रॉक, इसको बोलते हैं फैकोलिथ। क्या बोलते हैं? फैको। ऐसा लग रहा है किसी ने फेंक दिया इसको, तो फैकोलिथ। मतलब इसमें क्या बनता है? सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देन होता है ये सिल। सिल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। अगर तुमसे सिल पूछेगा ना, हम बता रहे हैं हॉरिजॉन्टल होगा ही होगा, क्वेश्चन में हो ही नहीं सकता वो सिल के बारे में पूछे और हॉरिजॉन्टल कीवर्ड को ना मेंशन करे। तो हॉरिजॉन्टल लैंडफॉर्म जो है सिल है। और जो खड़ा हुआ लैंडफॉर्म की बात करूँ, ठीक है, तो ये खड़ा हुआ जो लैंडफॉर्म है ये डाइक होता है। या तो डाइक ये स्पेलिंग होगी या IKE हो सकती है, ठीक है। तो डाइक खड़ा हुआ होता है लैंडफॉर्म, ये लेटा हुआ लैंडफॉर्म होता है सिल। सिलबट्टा होता है ना घर में, इस तरह सिलबट्टा, ठीक है, जिसमें कि चटनी वटनी पीसते होगे, लोढ़ा वोढ़ा लेके, ठीक है, लोढ़ा समझते हो ना, इस तरह से होता है और एकदम चटनी वटनी। तो सिल ऐसा लिटा के रखते हैं ना उसको हम लोग, तो सिल हो गई है। और खड़ा हुआ है जो है डाइक हो गया, ठीक है। वैसे होते और भी हैं लोपोलिथ, और लेकिन लोपोलिथ लैपोलिथ वो सब ठीक है, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। सिल, डाइक, लैकोलिथ, बैथोलिथ और ये फैकोलिथ में, ठीक, क्लियर यहाँ तक? ठीक, आगे बढ़ते हैं अभी। तो वॉल्केनिज्म तुम समझ गए और रॉक में भी तुम आ चुके हो अब। तो रॉक में तो हम 3 तरह की होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें, ठीक। पहली बात तो जो चट्टान होती है, रॉक होती है, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? उसकी स्टडी को बोलते हैं क्या? उसकी स्टडी को बोलते हैं पेट्रोलॉजी, ठीक है, पेट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और रॉक के अगर इंटीरियर में, अर्थ के इंटीरियर में जा रहे हैं, रॉक की स्टडी वगैरह, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी सब स्ट्रक्चर वगैरह की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। जियोलॉजी का फादर किसको बोलते हैं? जल्दी रिकॉल करो, अभी लिखो कमेंट वीडियो को पॉज करके, किसको बोलते हैं? जेम्स हटन को, ठीक है। तो इग्नियस रॉक पे आते हैं। तो इग्नियस कैसे बनती है? मैग्मा के कूलिंग से और सॉलिडिफिकेशन से बनती है। 2 तरह की होती है, मैंने बता दी है। इंट्रेजिव में अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो इंट्रेजिव में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो अंदर बन रही है, दैट इज़ ग्रेनाइटिक रॉक, ग्रेनाइट। और अगर यहाँ पर बात करें जो बाहर बन रही है उसमें बसाल्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं, लिखे नहीं है क्या? ओके, आई गॉट इट, ओके, ठीक है। इसके एग्जांपल लिखो, गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस। प्यूमाइस इतनी ठोस नहीं होती है और इसी वजह से ये वाटर में फ्लोट भी कर सकती है। ध्यान रखना, सवाल आ चुका है, हर एक जो चीज़ मुंह से निकाल रहा हूँ उस पर सवाल आया है, ठीक है। तो गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। प्यूमाइस वाटर में फ्लोट कर सकती है। तो गबरू, रिपीट करो सभी लोग, रिपीट करो, गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस। ग्रेनाइट जो होती है वो इग्नियस भी होती है, मेटामॉर्फिक। ऐसे कैसे बताते हैं अभी, लेकिन पहले सेडिमेंट्री पे आ जाते हैं। अब ये जो इग्नियस है, इग्नियस पे अगर मान लो कि इरोजनल एजेंट काम करें, इरोजनल एजेंट जैसे कि हवा, पानी, ग्लेशियर, तो टूटेगी चट्टान, टूट के इसके फ्रैगमेंट बनेंगे, फ्रैगमेंट कहीं इकट्ठा होंगे और वो आपस में मिल जाएंगे। उसी प्रोसेस को बोलते हैं लिथीफैक्शन। किसको? उनका
जमना, उनका आपस में पास आना और चपक जाना, ठीक है, तेरा आना यूं चपक जाना, वो लिथीफैक्शन होता है, ठीक है। तो लिथीफैक्शन मतलब कंपैक्शन। अब होगा क्या कि इसी जब ये कंपैक्शन होगा, लिथीफैक्शन होगा, तो ये जब सेडिमेंट्स मतलब जो सेडिमेंट्स हैं, जो अवसाद हैं, जो चट्टान के अवसाद हैं, वो जोड़ेंगे आपस में, तो बीच में ही फॉसिल दब जाएंगे, कहीं पर फॉसिल दब जाएंगे उन्हीं लेयर्स के बीच में। तो पहली बात तो ये लेयर्स में एग्जिस्ट करती है और उन्हीं के बीच में तुमको फॉसिल मिल जाएंगे, जीवाश्म मिल जाएंगे। तो एकमात्र ऐसी चट्टान जिसमें कि फॉसिल मिल रहा है वो सेडिमेंट्री रॉक है, ख़त्म बात, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये टाइप 3 तरह के होते हैं, एक तो मैकेनिकल तरीके से जो बनी है, दूसरी ऑर्गेनिकल तरीके से जो बनी है, और तीसरी जो केमिकल तरीके से बनी है। मैकेनिकल तरीके वाले को ही हम एक और तरीका बोल देते हैं, वो तरीका होता है क्लासिकली फॉर्म्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 लेवल 2, ठीक है, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 12, वहाँ पर सी की जगह ई हो गया, तो इलास्टिक तरह इलास्टिक दिख रहा है वो, ठीक है, लेकिन वो क्लास्टिक होगा, ध्यान रखना, ठीक है, इलास्टिक नहीं क्लास्टिक, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि क्लास्टिकली भी बोलते हैं। तो इसमें आती है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, लोएस, कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट, ये सब आती हैं कैसी आपकी, मैकेनिकली या क्लासिकली फॉर्म्ड। देन अगर बात करें ऑर्गेनिकली फॉर्म, तो चॉक, लाइमस्टोन, कोल, और इसी में एक और नोट करेंगे गेसेराइट, और केमिकली फॉर्म में लाइमस्टोन, हैलाइट। ध्यान रखना जो लाइमस्टोन होता है तीनों में है, लाइमस्टोन तीनों में है, याद रहेगा, सैंडस्टोन, शेल, लोएस, कॉन्ग्लोमेरेट, मैकेनिकली, क्लासिकली। ऑर्गेनिकली में चॉक, कोल, गेसेराइट, लाइम, ठीक है, लाइमस्टोन सब में कॉमन है, और यहाँ हैलाइट आ जाएगा, ठीक, क्लियर यहाँ तक। तो ये भी एग्जाम्पल, तो इसमें गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट प्यूमाइस, इसमें सब अलग अलग हमने देख लिया, ठीक है। पहले था कि CDS में क्वेश्चन आया करता था, लेकिन अभी SSC में भी पूछने लग गया है, ठीक है। आप जब देखोगे लिटिल बॉय में लेवल 1 में ही, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो वही है कि इसी वजह से मैंने लेवल 2 वहाँ पर रखा है, ठीक है। कब CDS वाला लेवल उठा ले, कौन सा क्वेश्चन उठा ले पता नहीं, तो फिर आप रेडी रहोगे उसके लिए, है ना। तो मेटामॉर्फिक रॉक पे आते हैं। तो मेटामॉर्फिक कैसे बनती है, ये इन्हीं से बनती है, जैसे इग्नियस से सेडिमेंट्री बन गई, तो इग्नियस या फिर इग्नियस, या तो इग्नियस से या सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक की बन जाएगी, कैसे। तो हमें क्या करना है कि बहुत ज़्यादा क्या करवा देना है इनको, PVT कर देना है। PVT मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर और वॉल्यूम तुम दे दोगे, एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दो, तो क्या होगा, ये पागल हो जाएंगे, पागल होके जो रॉक हैं ये अलग चट्टान बना लेंगे, इनका फॉर्म चेंज हो जाएगा, इनका फॉर्म चेंज हो जाएगा। द चेंज इन फॉर्म इज़ नोन एज मेटामॉर्फोसिस, और वहीं से नाम पड़ा मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। सो दे आर फॉर्म बाई क्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन द ओरिजिनल रॉक्स। तो वहाँ पर क्या हुआ है, उनका रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ है, दिस इज द की वर्ड, उनका वहाँ पर क्या हुआ है, रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ है रॉक्स का, और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। इग्नियस और सेडिमेंट्री में जब भी हम प्रेशर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दे देंगे तो वो आ जाएगा मेटामॉर्फिक। दो तरह से बन सकती हैं, थर्मल और डायनेमिक। डायनेमिक होता है फॉर्म विदाउट एनी केमिकल चेंज, बिना किसी केमिकल चेंज के बन गई तो डायनेमिक, और अगर सडन टेम्परेचर चेंज से बन गई तो उसमें थर्मल। इसमें भी वैसे दो तरह के होते हैं, तो थर्मल होता है, दूसरा होता है कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट होता है जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, फॉर्म्ड बाई सडन प्रेशर चेंज, टेम्परेचर की जगह प्रेशर है तो कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो थर्मल और थर्मल के ही टाइप्स हो जाता है आपका कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट होता है मतलब थर्मल के टाइप्स होते हैं, कॉन्टैक्ट होता है और एक रीजनल होता है, ठीक है। रीजनल कॉन्टैक्ट होता है आपका टेम्परेचर वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और रीजनल होता है जो प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। तो हमने एक चीज़ यहाँ पर देखी और इसके एग्जाम्पल्स तो लिखे ही नहीं है, तो एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड, मार्बल किससे बनती है, लाइमस्टोन से, यानी सेडिमेंट्री में जब हम प्रेशर और PVT चेंजेस करेंगे तो मार्बल बनेगी, ठीक है। देन अगर हम बात करेंगे किसकी, स्लेट, ठीक है, ध्यान रखना ये लाइमस्टोन जो होती है सेडिमेंट्री, उसमें उसमें चेंज करेंगे फॉर्म में तो वो मार्बल में बदल जाएगी। स्लेट, शेल जो सेडिमेंट्री रॉक होती है उसमें चेंज करेंगे तो ये बन जाएगी, ठीक है। जिस तरह से सैंडस्टोन में करेंगे चेंज तो वो बन जाएगी आपकी क्वार्ट्ज़ाइट। ध्यान रखना इस चीज़ का, क्वार्ट्ज़ कोई रॉक नहीं होती है, क्वार्ट्ज़ एक मिनरल होता है, इट इज़ अ मिनरल। जैसे कि फेल्डस्पार एक मिनरल है, फेल्डस्पार एक मिनरल है जिससे हमारी अर्थ क्रस्ट का लगभग 50% जो कॉन्स्टिट्यूट करता है सिलिकेट्स से बना होता है, सिलिका और मेनली एल्यूमिनियम का बना होता है फेल्डस्पार, और लगभग 50% हमारी अर्थ की क्रस्ट इसी से बनी होती है। अर्थ क्रस्ट का कॉम्पोजिशन भी ध्यान में रखना है, अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो ओ सियाल करके याद करते हैं, ओ सियाल, ये लगभग 46% है, ये लगभग 28%, लगभग 8% है, ये परसेंटेज भी याद रखेंगे, और ये ओ सियाल याद रखेंगे कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है एलिमेंट क्रस्ट में, अर्थ की क्रस्ट में, देन सिलिका, देन एल्यूमिनियम, ठीक है। फेल्डस्पार एक मिनरल है जो 50% कॉन्स्टिट्यूट करता है अर्थ क्रस्ट का। उसी तरह क्वार्ट्ज भी एक मिनरल है जो वाटर में, ध्यान रखना, इनसॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल इन वाटर,
ठीक, तो ये चीज़ ध्यान में रख रहेगी। ठीक है, और ग्रेनाइट से बन जाता है ग्नीस, ग्रेनाइट से बन जाता है ग्नीस। तो ये ध्यान रखना है कि तो इसी वजह से है कि भाई ग्रेनाइट जो इग्नियस रॉक है तो मेटामॉर्फिक भी बन जाता है, इसलिए ग्रेनाइट को हम इग्नियस और मेटामॉर्फिक दोनों में रखते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल कौन हुए? मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, ग्नीस। ये तो मैंने ये लिखा है कि भाई किस रॉक से बनी है ये। ठीक है, ये है मेटामॉर्फिक के उदाहरण यानी एग्जाम्पल। मेटामॉर्फिज्म में हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है मेटामॉर्फिक रॉक में, एंड दैट इज़ लीनिएशन एंड फोलिएशन। लीनिएशन, फोलिएशन और बैंडिंग। लीनिएशन या फोलिएशन का मतलब होता है चट्टान में जब लाइंस देखने को मिलती हैं। फोलिएशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट लाइट और डार्क शेड्स के बैंड्स देखने को मिलते हैं। ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड्स देखने को मिलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज नॉट फोलिएशन, बैंडिंग। ठीक है, फोलिएशन तो ऊपर लिख दिया है, दिस इज़ योर बैंडिंग। क्लियर है ये चीज़? तो ये रॉक साइकिल को एक्सप्लेन किया गया है कि भाई कोई भी रॉक एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होती है। जैसे हमने देखा था कि किस तरह से इग्नियस से सेडिमेंट्री बनाया, इग्नियस सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बनाया। सिंपल, इग्नियस से अगर आप किसी भी रॉक से आपको सेडिमेंट्री में आना है तो आप एक्सोजेनस एजेंट से उसको तोड़वा लो। ठीक है, तोड़ दोगे, फिर उसके बाद लिथिफैक्शन कर दोगे, लिथिफैक्शन से सेडिमेंट्री बनती है। मेटामॉर्फिक कैसी बनती है? मेटामॉर्फोसिस, चेंज इन फॉर्म से बनेगी, नहीं पीवीटी चेंजेस से बनेगी। ठीक है, इग्नियस कैसे बनेगी? तो जब दो प्लेटें पास में आती हैं तो नीचे एक सबडक्ट कर जाती है, तो जब नीचे सबडक्ट करेगी पिघल जाएगी, पिघल के मैग्मा या लावा मैग्मा बन जाएगा, फिर वो मैग्मा निकलेगा, फिर से इग्नियस बन जाएगा। तो यानी एक दूसरे में सब इंटर कन्वर्टिबल हैं, उसको बोलते हैं रॉक साइकिल। ठीक, क्लियर हो गया? ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। अब टाइड थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, लगे हाथ। तो टाइड क्या होता है? तो जो हमारा सन होता है और जो मून होता है, ये अर्थ में क्या करते हैं? अर्थ को अपनी तरफ खींचते हैं, आओ इधर आओ, ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं। ग्रेविटी हमें पता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या बोलता है कि हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। तो मून जो है बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पर लगाएगा। क्यों? क्योंकि मून बहुत नज़दीक है, सन बहुत दूर है हमसे, तो मून का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू सन। लगेगा तो सन का भी, लेकिन मून का ज़्यादा होगा, लगभग डबल होगा मून के सन के कंपैरिजन में। तो दोनों की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये पानी इधर की ओर खींचेगा। जब खींचेगा तो यहाँ आएगी हाई टाइड, यहाँ भी आएगी हाई टाइड। यहाँ क्यों आई हाई टाइड? तो इस ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस करने के लिए अर्थ ने यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, अभिकेंद्रीय बल की वजह से यहाँ पर भी हाई टाइड आएगी। तो जो पानी यहाँ पर था वो सब यहाँ पर चला जाएगा। पानी एक्स्ट्रा तो क्रिएट होगा नहीं, पानी उधर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ का पानी उठ उधर चला गया है, तो यानी कि यहाँ पर लो टाइड आएंगी। क्लियर होगी इतनी चीज़ हमें? ठीक है सर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये तो एक कंडीशन हो गई। अगर मान लो कि अर्थ बीच में आ जाए और मून इधर हो जाए तो भी ध्यान रखना। एक्चुअली मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ, टाइड आप समझिए कि टाइड बन क्यों रही है। टाइड बन रही दो फोर्सेस की वजह से। एक तो, अरे यार, ठीक है, दो फोर्सेस की वजह से। एक तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशन पुल लग रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है मून और सन के द्वारा, वो, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो फोर्सेस की वजह से बन रहा है। इतनी चीज़, लो टाइड का ऐसा कोई रीज़न नहीं है, ये ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब लो टाइड का भी वही रीज़न हो जाएगा। क्लियर? ये चीज़ हो गया। अब होता क्या है कि जो हमें हाई टाइड और लो टाइड दिखती हैं वो कब कब दिखती हैं? पहली बात तो ये तुम समझ लो, ठीक है, कि हाई टाइड और लो टाइड दिखती कब है। तो हाई टाइड, दो हाई टाइड और दो लो टाइड आती हैं दिन में। दिन मतलब 24 घंटे और 50 मिनट की बात हो रही है। 24 घंटे 50 मिनट में दो हाई टाइड दो लो टाइड। यानी अगर मैं बात करूं, अभी एक हाई टाइड आई है तो दूसरी वाली अगली लो टाइड कब आएगी, अगली हाई टाइड कब आएगी, अगली लो टाइड कब आएगी? तो आप समझ पा रहे हो क्या कि भाई एक हाई टाइड और अगली वाली लो टाइड के बीच में लगभग 6 घंटे, इसका आधा करोगे 12 घंटे 25 मिनट लगभग आएगा, उसका आधा करोगे 6 घंटे और लगभग वही 7 मिनट के लगभग आएगा। तो लगभग एक हाई टाइड और अगली लो टाइड के बीच में लगभग 6 घंटे का अंतर होता है। एक हाई टाइड और उसके बाद जो अगली हाई टाइड आएगी उसके बीच में लगभग 12 घंटे और लगभग 25 मिनट का आपका गैप होता है। फिर जो अगली वाली लो टाइड होगी, ठीक है, वो आप समझ सकते हो, उसमें आप जोड़ दोगे 18। तो मतलब एक हाई टाइड और दूसरी लो टाइड के बीच में 6 घंटे, एक हाई टाइड और सक्सेसिव हाई टाइड 12 घंटे 25 मिनट। तो ये ध्यान रखना है आपको चीज़ कि 24 घंटे 50 मिनट दो हाई टाइड दो लो टाइड आती। ठीक, अब होता है कि टाइड्स दो तरह की होती हैं।
एक तो होती है स्प्रिंग टाइड और एक होती है नीप टाइड। जो यहाँ पर दिखाया गया है वो स्प्रिंग टाइड का उदाहरण दिखाया गया है। स्प्रिंग टाइड क्या होती है? स्प्रिंग टाइड वो टाइड होती है जहाँ पर हाई टाइड बहुत हाई होती है, लो टाइड बहुत लो होती है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि अगर तीनों अगर सिजगी में हो, सिजगी का मतलब होता है तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो, सिजगी का मतलब होता है तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है, तीनों स्ट्रेट लाइन में। सर अगर यहाँ पर क्या हो, अर्थ बीच में आ जाए, मून यहाँ आ जाए और सन इधर आ जाए तो मून इधर अट्रैक्ट कर रहा है, सन उधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर ये तो अलग अलग हो गया। नहीं अलग अलग हुआ सर, नहीं हुआ। ये ग्रेविटेशनल पुल इधर लगाएगा जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ लगेगा, ये ग्रेविटेशनल पुल यहाँ लगाएगा जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ लगेगा। समझ आ रही है? समझ आई की बात नहीं कि ये मून ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा इधर पे और यहाँ एक और फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल सन का, यहाँ लगेगा ग्रेविटेशनल पुल सन का और यहाँ लगेगा ग्रेविटेशनल पुल मून का। तो यहाँ पर भी स्प्रिंग टाइड ही बनेगी, सिजगी की पोजीशन में स्प्रिंग टाइड ही बनेगी। अब इसको बोलते हैं सिजगी कंजंक्शन, इसको बोलते हैं सिजगी कंजंक्शन, जहाँ अर्थ के दोनों साइड दोनों बंदे आ गए हैं, अर्थ के इधर उधर हैं, तो इसको सिजगी ऑपोजिशन बोलते हैं। समझ आई बात? सिजगी का मतलब स्ट्रेट लाइन, सिजगी कंजंक्शन का मतलब है अर्थ के एक ही साइड में दोनों है कंजंक्शन, ऑपोजिट साइड में ऑपोजिशन। ठीक है। अच्छा नीप टाइड क्या होती है? तो नीप टाइड होता है क्वाड्रेचर पोजीशन में। जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, यहाँ मून है, यहाँ सन है। अब मून इधर को खींच रहा है, सन उधर को खींच रहा है, तो मामला गड़बड़ा जाएगा और यहाँ पर बन जाएगी क्या? नीप टाइड। नीप टाइड में नीप जो ज्वार बनता है उसमें हाई टाइड उतनी हाई नहीं होती है, लो टाइड उतनी लो नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंसिंग हो जाती है ड्यू टू क्वाड्रेचर पोजीशन। तो स्प्रिंग टाइड बन रही है सिजगी पोजीशन पे और नीप टाइड बन रही है क्वाड्रेचर पोजीशन पे। क्वाड्रेचर का मतलब है जब तीनों 90 डिग्रीज में होते हैं। ठीक है, खत्म हो गया। आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आप जाएंगे लिटिल बॉय से क्वेश्चंस लगाएंगे लेवल 1 और लेवल 2 के। कुछ डाउट होगा तो आप पूछेंगे। ये जो है यति ने कर किया है। अब है क्या ना कि भी जैसे सो के उठ के आती तुरंत भाग के आएगी यहाँ पे, ठीक है, और तुरंत अगर उसने देख लिया कि आईपैड ऑन है तुरंत छुड़ाएगी, बोलेगी तुरंत ठीक है। हम बोलेंगे रुक जाओ अभी पढ़ना है, हमें पढ़ना है। बोलेगी नहीं हमें पढ़ना है अभी, ठीक है। तो उसी का सभी किया जा रहा है। खैर, तो आपको लेवल 1 और लेवल 2 से क्वेश्चंस लगाने और आके बताना है कि आपने कितना क्या स्कोर किया, ज़रूर बताना है टू बिल्ड योर डिसिप्लिन। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ वो चीज़, ठीक है। कैसा लगा ये लेक्चर ज़रूर कमेंट में शेयर करिएगा। और बहुत लोग को नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम बोलते रहते हैं बस, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के लिए वही है कि भैया सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लिया जाता है, तो उससे नोटिफिकेशन आता रहता है। हम बोलते इसलिए नहीं है, मतलब शायद ही मैंने कभी बोला हो, ठीक है, लेकिन काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर नोटिफिकेशन आता नहीं है, तो नोटिफिकेशन इसीलिए नहीं आता है, ठीक है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस किया जाता है। चलो भाई, थैंक यू, धन्यवाद, एंड मिलते हैं शाम को केमिस्ट्री वाले लेक्चर में। थैंक यू।